हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास में सीबीआर मेथड क्या होता है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड, ये डिस्कशन कर लिए। पूरी कहानी आपको हम समझा चुके हैं। जो याद रखना है अभी आपको इम्पोर्टेंट वो है ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यही आगे हम लोग यूज़ करेंगे। और वो स्टोरी जो हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे, क्योंकि जब आप प्रोसीजर पढ़ते हैं किसी टेस्ट का, जब आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आगे का, तो वो कहानी दिमाग में पहले घूमना चाहिए। कहानी घूमता रहेगा तो आपको प्रोसीजर पढ़ना सब अपने आप आसान लगेगा। अदरवाइज़ आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या निकालना चाहते हैं इस सब टेस्ट से। ये सब कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोगों को टेस्ट के बारे में पढ़ना है कुछ, उसके बारे में ये सब लाइन कल डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी एक बार रीडिंग दे देते हैं। दिस इज ए पेनेट्रेशन टेस्ट। पेनेट्रेशन टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेवलप्ड बाई कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट। ठीक है, दिस इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर द डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। क्या होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, कल बता दिए थे। आपको ये भी बताए थे कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सबसे लेस एक्यूरेट मेथड होता है, फिर भी आपको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है अभी तक उसको यूज़ करने के लिए। जो ये थिकनेस निकालना है, इसके लिए कोई अच्छा रिलायबल सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है, इसलिए यही वाला मेथड जो है सबसे ज़्यादा भी यूज़ किया जाता है। The thickness of the different element comprising a pavement is determined by CBR value। एक पेवमेंट के अंदर जो ये थिकनेस अलग अलग लेयर्स होते हैं, इसका सबका अलग अलग थिकनेस निकालने के काम आता है ये CBR वैल्यू। तो CBR हम ये लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज़ बता दिए थे कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट के अंदर लेयर्स होते हैं। टोटल का थिकनेस या अगर बेस का थिकनेस निकालना है या सब बेस का निकालना है या आपको सब ग्रेड का निकालना है, तो वो हम लोग CBR वैल्यू से निकालते हैं। अब इसमें टेस्ट में जो एपरेटस लगेगा वो हम इसके बारे में आपको सारा डिस्कशन कर दिए हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होंगी। सारी चीज़ें यहाँ लिखी भी हैं, कल हम एक्सप्लेन भी कर दिए हैं कि 175 का हाइट रहेगा, 175 में 50 mm का आपको ये वाला जो वेट रहेगा ये आएगा, और 125 का सॉयल आएगा। इनसाइड डाया 150 mm का होगा, हाइट 175 हो गया। उसके बाद आपको इसमें गेजेस लगे होंगे, ये सारी चीज़ें बता दी है। अब इसी चीज़ को यहाँ पढ़िए और आपको सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में ये लिखना है। अगर कैलिफोर्निया बेयरिंग टेस्ट या मेथड पूछा तो आप प्रोसीजर के साथ लिख दीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से आ जाएगा, उसमें बहुत डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है ये। सिलेंड्रिकल मोल्ड है एक एपरेटस, इनसाइड डाया 150 mm, हाइट 175 mm, विद ए डिटैचेबल कॉलर एंड ए बेस प्लेट। बेस प्लेट मतलब जो सबसे नीचे में जो आपका प्लेट रहता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका बेस प्लेट है, ताकि मिट्टी जो है नीचे कोई सपोर्ट पे तो रहेगा ना, तो ये इस वाले प्लेट के ऊपर मिट्टी आपका भरा हुआ रहता है इस मोल्ड के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया बेस प्लेट। और डिटैचेबल कॉलर किसको बोलते हैं? डिटैचेबल कॉलर इसको बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को। इसको हम लोग यहाँ से स्क्रू खोल करके इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, फिर इसको स्क्रू टाइट कर देंगे यहाँ रख करके, तो ये आपको फिक्स हो जाएगा। तो ये कहलाता है डिटैचेबल कॉलर आपका। स्पेसर डिस्क ऑफ 148 mm इन डायमीटर, 148 mm इन डायमीटर और 47.7 mm हाइट, जिसको हम लोग बोले अप्रॉक्सीमेटली 50 mm, ये हुआ आपका 47.7 mm। ये 47.7 यहाँ से आपको इसको बोलते हैं स्पेसर डिस्क, इसको। ठीक है, उसके बाद सरचार्ज वेट ऑफ मास 2.5 kg। सरचार्ज वेट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इस वाले को। ये आपका क्या है? एडिशनल वेट है। इसका टोटल वेट कितना है? 2.5 kg का आपका वेट है। पेनिट्रेशन प्लंजर ऑफ 50 mm डायमीटर और 100 mm हाइट। पेनिट्रेशन प्लंजर ये वाला जो अभी इसमें बहुत बड़ा आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है? ये आपको 50 mm डाया का है, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको सर्कुलर है, जो कि आपको देखने में स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि आप इसको सामने से देख रहे हैं। ये कुछ इस तरीके का प्लंजर है और इसका जो डायमीटर है ये आपका 50 mm है, और इसका टोटल हाइट जो है ये कितना है? 100 mm है। ठीक है, लोडिंग मशीन ऑफ कैपेसिटी 500 kg। ये पूरा लोडिंग मशीन है जिसका कैपेसिटी 500 kg है आपका। ठीक है, कॉम्पैक्शन रैमर्स, ऑब्वियसली जो हम आपको बताया कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर मॉडिफाइड प्रॉक्टर पढ़ चुके हैं, उसके बाद उसी तरीके से सॉइल को आप तैयार करेंगे, फिर CBR टेस्ट करेंगे। तो सॉइल तैयार कैसे करेंगे? रैमर्स चाहिए इसके लिए, तो इस वाले केस में हम लोगों को एक कॉम्पैक्शन का रैमर चाहिए। ठीक है, सॉइल को तैयार करने के लिए। अब कॉम्पैक्शन रैमर नहीं होगा तो उसके बदले हम लोगों का स्टैंडर्ड हैमर भी चलेगा, या ऐसे लिख देंगे कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर इक्विपमेंट्स। लेकिन इससे बेहतर है कि आप कॉम्पैक्शन रैमर ही लिख दीजिए, नहीं तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर इक्विपमेंट्स ये भी हम लोगों को चाहिए होगा। उसका हैमर वगैरह चाहिए, उतना हाइट से हम लोग फॉलो करवाएंगे।
ठीक है। तो कॉम्पैक्शन रैमर का काम क्या है समझ में आ गया कि ये हम लोगों को जो सॉइल होगा उसको कॉम्पैक्ट करवाएगा। और फिर हम लोगों को डायल गेजेस चाहिए, कुछ फिल्टर पेपर्स चाहिए साफ़ करने के लिए, मिक्सिंग टूल्स चाहिए सॉइल को अच्छे से मिलाने के लिए, पानी वगैरह मिला के जो आप उसको एक प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे वो सब चाहिए। मेजरिंग सिलेंडर चाहिए कि आप पानी कितना दे रहे हैं, सॉइल का कितना वेट है, ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए चाहिए। मिसलिनियस एक्टिविटी आपको इक्विपमेंट से आप कह सकते हैं। तो टोटल इंपॉर्टेंट 6 इक्विपमेंट्स है जो आपको चाहिए इस सीवीआर टेस्ट को करने के लिए। कैसे कर सकते हैं तो सोचिए, याद रखने का तरीका, सबसे पहले मिट्टी को लाएंगे, पानी मिलाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पैक्ट करके हम लोग उसको टेस्ट मशीन में डालेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें पेनिट्रेशन करेंगे, पेनिट्रेशन होते जाएगा, लोड के हिसाब से हम लोग पेनिट्रेशन के हिसाब से लोड मेज़र करते चले जाएंगे। पेनिट्रेशन कितना का रेट देंगे, 1.25 mm पर मिनट का देंगे। उसके बाद 2.5 mm, 5 mm, 7.5 mm सबका रीडिंग लेते चले जाएंगे। 2.5 और 5 का रीडिंग नोट होगा सीबीआर वैल्यू लेने के लिए। 7.5, 10 वाला सिर्फ चार्ट बनाने के काम में आता है। वैल्यूज़ चाहिए ताकि टेस्ट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 10, 12.5 ये तक वैल्यू हम लोग लेंगे। लेकिन सीबीआर वैल्यू निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला में भी दिखाए थे कि सिर्फ 2.5 वाला या 5 वाला पेनिट्रेशन का वैल्यू लेंगे। अब यही दोनों क्यों लेते हैं, क्योंकि टेस्ट हुआ उसके बाद जो आपके साइंटिस्ट थे, जो आपके इंजीनियर्स थे, उन्होंने बताया कि नहीं 2.5 और 5 वाला ही आपको लेना है। तो क्योंकि उनका बताया हुआ है, हम लोग सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न एक लॉजिक ये हो सकता है कि आपका 2.5 mm स्टार्टिंग में जो आप पेनिट्रेशन देते हैं, जो आप एक कांस्टेंट लोड लगा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में पेनिट्रेशन ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। उसके बाद फिर आपका जो अंदर का पेनिट्रेशन होगा वो नेक्स्ट 2.5 mm वो आपका ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, वो ज़्यादा आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होगा। एक बार जब 5 mm तक का पेनिट्रेशन आ गया, उसके बाद हो सकता है कि जितना आप स्ट्रेंथ आप लगा रहे हैं, जितना लोड आप लगा रहे हैं पेनिट्रेशन के लिए, वो आसानी से पेनिट्रेट होता हुआ चला जाए प्लंजर अंदर में। क्योंकि अब टेस्ट उन्होंने किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी पैटर्न्स फॉलो किया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं 2.5 और 5 वाला वैल्यू ही एक्यूरेट रहेगा। तो हम लोग सिर्फ 2.5 mm और 5 mm वाला वैल्यूज़ को सीबीआर के लिए नोट करते हैं। अब दोनों पेनिट्रेशन में से जिस पेनिट्रेशन पे ज़्यादा लोड का ज़रूरत पड़े, वही वाला लोड का वैल्यू हम लोग लेंगे। अगर 2.5 mm जाने के लिए आपको लोड आया 1000 kg, और अगर 5 mm जाने के लिए लोड आया 900 kg, मतलब है कि 2.5 mm जब पेनिट्रेट किया तो 1000 kg का लोड था। अब जैसे ही आप और सोचे कि अब और पेनिट्रेट करेगा, तो जैसे ही और पेनिट्रेट किया तो आपको ऐसा फील हुआ कि वो बहुत इजीली पेनिट्रेट कर गया। तो लोड जो पहले 2.5 के लिए 1000 का रिक्वायर्ड पड़ा था, ज़्यादा लोड दे के आप उसको अंदर में एक तरह से समझिए कि आप पेनिट्रेट कराए, नेक्स्ट टाइम आपको क्या हो गया, लोड थोड़ा 100 kg कम ही हो गया। इसीलिए 5 kg में वैल्यू कम हो जाएगा और 2.5 में ज़्यादा हो जाएगा, और जनरली यही चीज़ होता है। लेकिन अगर किसी टेस्ट में आप टेस्ट किए और 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए 800 kg रिक्वायर्ड हुआ और 5 mm के लिए अगर 900 kg रिक्वायर्ड हुआ, तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि टेस्ट को रिपीट कीजिए, दोबारा फिर से बनाइए, फिर से टेस्ट कीजिए। अगर फिर से सेम पैटर्न देखने को मिला, इसका मतलब है कि नहीं इस टाइप के सॉइल में 5 mm वाले का ही वैल्यू जो है वो ज़्यादा निकलेगा, फिर 5 mm वाले को लेना है। नहीं तो स्टैंडर्ड बात बोला जाता है कि 2.5 और 5 में 2.5 आपको सबसे ज़्यादा लोड देता है। इस टेस्ट को करके ये चीज़ को देखा गया है। अब ये सारी बातें आगे लिखी हुई हैं, एक एक करके सारे डिज़ाइन स्टेप्स को पढ़ते चले जाइए, प्रोसीजर को पढ़ते चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये पूरा टेस्ट होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट स्पेसिमेन जो सॉइल है उसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, या तो स्टैटिक कॉम्पैक्शन से या फिर डायनेमिक कॉम्पैक्शन से। अब ये दो तरीके का आप कॉम्पैक्शन सुने, एक नाम सुने स्टैटिक कॉम्पैक्शन, एक सुने डायनेमिक कॉम्पैक्शन। स्टैटिक कॉम्पैक्शन उसका मतलब है कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट से आप कर दीजिए तो वो कॉम्पैक्शन का नाम आएगा स्टैटिक कॉम्पैक्शन। डायनेमिक कॉम्पैक्शन आपको बोला जा रहा है मतलब मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट से अगर आप मिट्टी को प्रिपेयर किए, 2.5 mm के 2.5 kg के हैमर के बदले 4.5 kg का हैमर लिए, आपको 30 सेंटीमीटर के हाइट के फॉल के बदले आप 45 सेंटीमीटर का हाइट ऑफ फॉल लिए, तो आपको वो हो गया डायनेमिक कॉम्पैक्शन, या फिर आपको होगा स्टैटिक। जैसे भी मिट्टी प्रिपेयर करना है प्रिपेयर कर लीजिए, यहाँ तक का स्टेप आपको पहले से पता है। आप कुछ डेटा दे दिए कि अगर लाइट कॉम्पैक्शन बोलते हैं और हैवी कॉम्पैक्शन बोलते हैं, दो नाम बोला जाता है, स्टैटिक को बोला जाता है लाइट कॉम्पैक्शन भी, हैवी को बोला जाता है डायनेमिक कॉम्पैक्शन भी। उसके बाद इसी लाइट को बोला जाता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर, इसको बोला जाता है मॉडिफाइड प्रॉक्टर। ठीक है, इसका सारा डेटा आपको पता ही है, 2.5, 4.5, 3 और नंबर ऑफ लेयर्स 5, फ्री फॉल 31 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, ब्लोज पर लेयर 25, ये सारे डेटा तो पहले से करते हुए चले आ रहे हैं। अब हुआ यहाँ से आपका कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो का जो आपका प्रोसीजर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट, फिक्स द कॉलर टू द टॉप ऑफ द मोल्ड एंड द बेस प्लेट टू इट्स बॉटम। मतलब मोल्ड में
कॉलर को क्या कीजिए, सबसे ऊपर में रख दीजिए और बेस प्लेट को सबसे नीचे में कर दीजिए। ऑब्वियसली यही करेंगे। इंसर्ट द स्पेसर डिस्क ओवर द बेस विद द सेंट्रल होल ऑफ डिस्क at lower side and put disc of coarse filter paper on the top of spacer disc। मिट्टी रखने से पहले, मिट्टी डालने से पहले क्या कीजिए कि यहाँ पे बेस प्लेट के ऊपर एक स्पेसर डिस्क डालिए, उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर रख लीजिए। ठीक है, स्पेसर डिस्क का आपको बता दिए हैं हाइट जो होगा वो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 50 mm हो जाएगा। एपरेटस में आपको बताया है ये चीज़। अब यहाँ पे पहले ही आप 50 mm कर दिए, उसके बाद आप ऊपर में सॉयल भरेंगे। तो सॉयल भरेंगे तो सॉयल कितना भराएगा, 125 के आसपास भराएगा, तो टोटल 175 हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट द स्पेसर डिस्क ओवर द बेस, कहना चाह रहा है कि ये बेस के ऊपर में स्पेसर, यहाँ पे आप स्पेसर डिस्क को सबसे पहले यहाँ पे रखिए। ये जो सर्कुलर वाला है इसको यहाँ पे आप इस तरीके से रखिए। उसके बाद इसके ऊपर फिल्टर पेपर डाल दीजिए ताकि कोई सॉइल नीचे कांटेक्ट में आकर के रिजल्ट को अफेक्ट ना कर दे। तो यहाँ पे एक फिल्टर पेपर इसके ऊपर आप इसके अंदर डाल करके रख देंगे। अब नीचे से 50 mm बुक हो गया। अब उसके बाद आप मिट्टी भरेंगे जो कि यहाँ टॉप तक आ जाएगा। ठीक है, टेक अबाउट 5 kg ऑफ सॉइल पासिंग 20 mm सीव। अब कौन सा वाला सॉइल लेना है टेस्ट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें सॉइल में मिली भी होती हैं, तो वो वाला सॉइल लीजिए जो सॉइल 20 mm के सीव को पार करता है। मतलब 20 mm से ज़्यादा मोटा नहीं है, 20 mm को पार कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बालू के कैटेगरी में, ग्रेवल के कैटेगरी में आ गया है। ग्रेवल आपको 4.75 से 80 mm तक होता है, तो 4.75 तक के नीचे बालू होता है, तो 4.75 से ऊपर ग्रेवल होता है। तो ग्रेवल में भी जो फाइन वाला ग्रेवल है वही ना 20 mm से पास होगा, अदरवाइज बाकी सारे तो 40 mm 50 mm वाले तो रुक जाएंगे 20 mm पे। तो जो 20 mm के सीप पे पास हो रहा है वही वाला सॉइल 5 kg ले लेंगे और रिटेन हो रहा है 4.75 सीप पे। इसका मतलब है हम लोग ग्रेवल वाला पार्ट जो है वो चुनेंगे सबसे पहले। ठीक है, हम लोग क्या किए, 4.75 पे रिटेन हो रहा है, 20 mm पे पास हो रहा है, इसका मतलब है फाइन छोटे छोटे ग्रेवल्स हम लोग ले रहे हैं। कुछ फिक्स क्वांटिटी में, प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी में हम लोग पानी मिला देंगे, ऐसा कि वाटर कंटेंट जो है सॉइल का वो या तो OMC हो जाए या फिर आपका फाइनल मॉइस्चर कंटेंट एंड मिक्स थॉरोली। मतलब या तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिले या फिर आप जो एक्सेस मिला देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि फाइनल मॉइस्चर कंटेंट, कि इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे, या तो ये आपका आ जाए। इसको हटा दीजिए अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। सिर्फ इतना जान लीजिए कि आप OMC तक आप पानी प्रोवाइड करेंगे। अब ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि सर OMC तो फर्स्ट ट्रायल में मिल ही नहीं सकता है, तो आप क्या, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FMC लिखा हुआ है कि कोई बात नहीं, आप जितना भी उस समय पानी मिला रहे हैं पानी मिला दीजिए। मान लीजिए आप ज़्यादा पानी मिला दिए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं सब पानी ज़्यादा हो गया, तो नेक्स्ट ट्रायल में पानी क्या होगा, कम होता चला जाएगा। तो उससे भी आपको 1-2 ट्रायल के बाद समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला पानी पे हम लोगों का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे इसको शॉर्ट में कर दिए हैं कि अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट भी तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पानी कुछ रैंडम मिला देंगे, पानी ज़्यादा हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कुछ पानी मिलाएंगे, वाटर कंटेंट उसका निकाल लेंगे। कॉम्पैक्ट द मिक्स सॉइल इन द मोल्ड यूजिंग आइदर द लाइट कॉम्पैक्शन और हैवी कॉम्पैक्शन। उस सॉइल में जिसमें पानी मिला है उसको लाइट या हैवी से आप कॉम्पैक्ट कर लीजिए। आफ्टर कॉम्पैक्टिंग रिमूव द कॉलर, बेस प्लेट एंड फिल्टर पेपर। कॉम्पैक्शन करने के बाद ये तीनों चीज़ें आप निकाल लीजिए। नोट डाउन द वेट ऑफ सॉइल अलॉन्ग विथ मोल्ड। अब मोल्ड के साथ साथ मिट्टी को ले जाइए, उसका वेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर मोल्ड को प्लेस कर दीजिए पेनिट्रेशन टेस्ट मशीन में, जो आपका स्टैंडर्ड मशीन है, और उसमें क्या कीजिए, ऊपर में उसके प्लंजर को फिक्स कर लीजिए। प्लंजर को अलाउ कीजिए 1.25 mm पर मिनट के हिसाब से ही वो अंदर जाए। मतलब इसको सेट कीजिए इस तरीके से कि 1 मिनट तक अगर उसमें पेनिट्रेशन हो रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करे, 1.25 mm, तो अपने आप ये मिल जाएगा। उसके बाद लोड रीडिंग रिकॉर्ड करना है, 0 mm पे पेनिट्रेशन पे कितना लोड है, 0.5 पे कितना है, 1 पे कितना है, 1.5, 2, 4, 5, 7.5, 10, 12.5। तो बेसिकली आपको ये जो है, ये यहाँ पे ये गलती हो गया, ये 2.5 हो जाएगा। अलग अलग वैल्यूज़ पे ले लीजिए, जिसमें से 2.5 वाला और 5 वाला पेनिट्रेशन तो एटलीस्ट रहना चाहिए। अब मान लीजिए आप 1.25 mm पर मिनट ले रहे हैं, तो आप 1 मिनट में अगर आप रीडिंग लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1.25 mm पे कॉरस्पॉन्डिंग लोड का वैल्यू मिल जाएगा, ये लोड आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट 1 मिनट में आप फिर आए, अब टोटल कितना हो जाएगा, 2.5 mm हो जाएगा। फिर से लोड ले लिए, फिर 1 मिनट बाद फिर आए, अब कितना हो जाएगा, 3.75 mm हो जाएगा। फिर लोड ले लिए। तो आप कोई भी रैंडम डेटा ले सकते हैं। जनरली रखा जाता है इस तरीके से कि 2.5, 0, 1, 2.5, 5
7.5, 10, 12.5, ये सारे वैल्यूज स्टैंडर्ड रखे जाते हैं। अगर और आपको एक्यूरेट चाहिए तो आप बीच में आप 4 का, आप 6 का, ये सारा भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। उसके बाद पेनिट्रेशन वर्सेस लोड का एक ग्राफ बना लीजिए। अब पेनिट्रेशन वर्सेस लोड का जो ग्राफ बनाइएगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। आपका इनिशियल में आया 1 mm का पेनिट्रेशन हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ लोड नोट कर लिए, 2 mm का लिए कुछ लोड नोट कर लिए, 2.5 mm का लिए नोट कर लिए, फिर 5 का ले लिए मान लीजिए नोट किए, 7.5 का नोट कर लिए, 10 का नोट कर लिए, 12.5 का नोट कर लिए, इसके आगे गए नहीं, ज़रूरत ही नहीं था। उसके बाद इन सारे को कनेक्ट किए तो ये आप देखिए कर्व नंबर ए है, ये पहला कर्व बना, इसमें कोई करेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कर्व बना आपको कुछ ऐसा, इसको हम लोग कहते हैं कनकेविटी डाउनवर्ड्स। ये जो कनकेविटी है इसका, ये नीचे की तरफ है, और कन्वेक्सिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, कन्वेक्सिटी अपवर्ड्स। दोनों में से जो नाम याद रह जाए कि या तो कन्वेक्सिटी अपवर्ड्स लिख दीजिए या कनकेविटी डाउनवर्ड्स लिख दीजिए। अगर आपका चार्ट बना है कनकेविटी डाउनवर्ड्स वाला या कन्वेक्सिटी अपवर्ड्स वाला तो बिल्कुल ठीक है। अब मान लीजिए आप फिर क्या किए, दूसरा सॉइल का टेस्ट किए, अब आप एक और कर्व बनाए। अब वो वाला जो कर्व बना वो कुछ बना आपका ऐसा। आपको बनना क्या चाहिए था? ऐसा। इसका मतलब है कि यहां से तो ठीक है, लेकिन यहां नीचे का वैल्यू जो है ये कुछ ऐसा आ गया। मतलब क्या हुआ कि आपको बनना चाहिए था कनकेविटी डाउनवर्ड्स, लेकिन आपको बना क्या? कनकेविटी अपवर्ड्स यहां स्टार्टिंग में। इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपके टेस्ट करने में कुछ गलती हो गया है। ऐसा ये हो ही नहीं सकता है। ये जो दूसरा वाला कर्व बनाया गया है इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है करेक्शन रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि ये कर्व गलत हो गया। ये भी इसके साथ साथ, जैसे ये ऐसे आया था तो ये भी इसके साथ साथ ऐसे आना था। अलग टेस्ट लिए हैं, उसका वाटर कंटेंट हो सकता है अलग होगा, हो सकता है उसका लोड का वैल्यू अलग होगा। एक और टेस्ट करेंगे तो उसका वैल्यू जो है वो कुछ ऐसे आना चाहिए था। मतलब कर्व सारा ऐसा ही रहेगा। अगर कोई कर्व ऐसे आ करके फिर ऐसे हो गया है, इसका मतलब है यहाँ से ले करके तो आपको ठीक फॉलो किया है। स्टार्टिंग में इनिशियली क्या है, ये इस तरीके से कर्व डाउन हो गया है, उल्टा हो गया है। अब ये जो उल्टा होता है ये क्यों हो जाता है? मान लीजिए आपका सॉइल सैंपल है, आप इस तरीके से सॉइल को भरे, इसके ऊपर आपका जो प्लंजर है वो आया। अब प्लंजर जो है ना वो कुछ ऐसे मान लीजिए तिरछा कांटेक्ट में है, यहाँ पे कांटेक्ट में है, यहाँ पे गैप आ गया प्लंजर में, या फिर आपका सॉइल का सैंपल ऐसे टेढ़ा है, आपको पता नहीं चला, आप स्ट्रेट प्लंजर को लाए, प्लंजर जो है वो इस पॉइंट से कांटेक्ट बनाया, ये पॉइंट खाली रह गया। या मान लीजिए आपका सॉइल कुछ ऐसा ऐसा है, आप टॉप वाले को फिनिश बहुत अच्छा नहीं किए, अब आप प्लंजर लेके आए तो प्लंजर का जो साइज़ है ऐसा, वो कुछ क्या हो गया, ऊबर खाबर की वजह से, अनइवननेस की वजह से सही से कांटेक्ट नहीं बन पाया, तो स्टार्टिंग में कर्व जो है वो ऐसा हो जाता है। ये वाला चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये क्या करना पड़ेगा आपको, उसको ठीक करना पड़ेगा। इस ठीक करने को क्या कहते हैं? करेक्शन लगाना। अब कैसे लगाएंगे करेक्शन? तो हम लोग इसका कनकेविटी वापस ऐसे घुमाएंगे नहीं, जो जैसे है वैसे ही है। जहां से ये इस लाइन के पैरेलल हो रहा है, ये वाला चीज़ जहां से पैरेलल स्टार्ट हुआ है वहां से एक लाइन पीछे खींचना शुरू कर देंगे, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो पीछे लाएंगे ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल, ये पूरा पैरेलल रहेगा। ये जिस पॉइंट पे आके हिट करेगा ये आपका हो जाएगा वो कर्व का करेक्शन। मतलब करेक्टेड कर्व जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे निकला पहला वाला, तो दूसरा वाला भी यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। आ क्या रहा था रिजल्ट में जब आप टेस्ट किए? तो ये आ रहा था कुछ आपको ऐसा। तो इस चीज़ को, ब्लैक वाली लाइन को इग्नोर कर दिया गया, ये वाला कर्व बना दिया गया। तो ये हो गया दूसरा सैंपल। फिर उसमें भी आप क्या किए, 2.5 mm पे कुछ लोड मेजर किए। फिर तीसरा सैंपल लिए, उस पर भी 2.5 mm पे लोड मेजर किए। सब पे 2.5 mm पे करते चले गए। समझ में आ गया कि 4-5 टेस्ट किए तो वैल्यू समझ में आ गया, तो एवरेज ले लिए, क्योंकि उसमें से कौन सा वाला एक्यूरेट है ये पता नहीं। तो जब सारे को टेस्ट किए, मान लीजिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको मिल गया इस वाले पे, तो इस वाले को ही फाइनल चूज कर लिए। इसमें 2.5 mm के कॉरस्पॉन्डिंग जितना आ रहा है वो आपका क्या हो गया, मैक्सिमम लोड हो गया। अब अगर उसको मैक्सिमम लोड नहीं बताना है, एवरेज लोड बताना है, तो पूरे इसका एवरेज ले लीजिए। एवरेज कहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ के हिसाब से एक लोड उठा लीजिए। अब लोड मान लीजिए आ गया 1400 किलो न्यूटन, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ भी जो आप लेंगे 1.5 का लेंगे, और आप बता देंगे कि 1000 किलो न्यूटन उस जगह पे उसका सॉयल का कैपेसिटी है।
इसके हिसाब से आप थिकनेस डाल लेंगे, थिकनेस दे देंगे। 400 किलोन्यूटन क्यों हाथ में रखे? क्योंकि अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए, आपके लोड के बढ़ने के सडन चांसेस को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा जब भी सॉइल में कोई बियरिंग कैपेसिटी का बात बताया जाता है, हाथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़रूर रखा जाता है। अभी के लिए आपको वो सब चीज़ पढ़ना नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये सारे वैल्यूज़ जब सारे प्रोसीजर कर दिए, ग्राफ को आप करेक्ट कर दिए, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, द कर्व इज मेनली कन्वेक्स अपवर्ड। कन्वेक्स बोलते हैं इस पोर्शन को, ये जैसे आप मान लीजिए लेंस के बारे में आप पढ़े होंगे, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ मिलाने की कोशिश कीजिए। ये अगर आपका ऐसा कर्व बनता है तो ये जो तिरछा वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स, और ये जो अंदर में ये इंक्लाइंड वाला पोर्शन, जो अंदर जिस साइड से आप इंक्लाइंड देखते हैं, अंदर की तरफ ऐसे बेंड किया हुआ देखते हैं, ये कहलाता है कॉनकेव। और जिस साइड से आपको, अगर आप इधर से खड़े होकर के देख रहे हैं, यहाँ से खड़े होकर के आप देख रहे हैं और आपको अगर ऐसा सरफेस दिख रहा है तो इसको बोलेंगे आपको कन्वेक्स वाला पार्ट दिख रहा है। अगर आप यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं और आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब है आपको कनकेव वाला पार्ट दिख रहा है। दूसरा तरीका, ट्रिक बता रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि कन्वेक्स अपवर्ड होता है या कनकेव डाउनवर्ड होता है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए ना। अब आप रट के जाएंगे एग्जाम में, आप भूल जाएंगे कि कन्वेक्स अपवर्ड था कि डाउनवर्ड था। ऐसे समझ लीजिए, जब भी आप केव की बात करेंगे ना तो ये कुछ केव के जैसा ही होगा। केव ऐसा ही तो होता है ना, हम लोग एक जनरल बनाते हैं ना अपना डायग्राम कहीं पे फिगर कि केव दिखाना, तो हम लोग ऐसा दिखाते हैं। तो जब भी केव की बात होगी, आप सामने से खड़े होकर देख रहे हैं, आपको केव दिख रहा है, इसका मतलब है कनकेव है। अब इस चार्ट को आप देख लीजिए, ये कैसा है, ये ऐसा है, इसका मतलब है कि आप किधर खड़े होकर देख रहे हैं। इधर से खड़े होकर देखिएगा तो बोलिएगा कन्वेक्स ऊपर है, इधर से खड़े होकर देखिएगा तो बोलिएगा कनकेव नीचे है। बात तो एक ही है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, कन्वेक्स अपवर्ड लिखे हैं, हम इसी को कनकेव डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है यहाँ पे मेरे पास लिखने के लिए, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि कनकेव और कन्वेक्स पार्ट जो बोला जाता है, तो एक ही कर्व को कन्वेक्स अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड बोला जा रहा है। तो क्लैरिटी के लिए समझा दिए ये वाला चीज़। तो कर्व जो होगा वो मेनली कन्वेक्स अपवर्ड ही कर्व रहेगा, लेकिन ऑल्दो द इनिशियल पोर्शन ऑफ द कर्व में बी कनकेव अपवर्ड्स। अब इनिशियल पोर्शन जो है वो हो सकता है कि केव जो है वो ऊपर की तरफ बन जाए, तो ये क्या होगा, करेक्शन लगेगा। एक करेक्शन इज देन अप्लाइड बाय ड्रॉइंग ए टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। सबसे ज़्यादा स्लोप कहाँ है, यहाँ पे है, इस पोर्शन पे। बाकी में जो स्लोप देखिए कम हो गया है, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा कम डिस्टेंस में क्या हो रहा है, ज़्यादा हाइट ट्रेवल कर रहा है, इसको बोले स्लोप। यहाँ से हम लोग क्या किए, एक लाइन पीछे की तरफ खींच दिए, ठीक है। द करेक्टेड ऑरिजिन विल बी पॉइंट वेयर द टेंजेंट मीट्स द एब्सिसा। अब ये जो मेरा ऑरिजिन है इस वाले कर्व के लिए ये ऑरिजिन हो गया, ऐसे करके। फिर हम लोग उसके बाद कोई और टेस्ट किए, मान लीजिए वो भी हम लोगों का कुछ ऐसे हो गया, तो फिर उसके वाले के लिए ऑरिजिन क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो इससे कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन बात यही होती है कि आपको कोई भी कर्व, आप फाइनल तो वैल्यूज आपको 2.5 mm पेनिट्रेशन का यहाँ है ये वाला मिलने वाला है, 5 mm का यहाँ है ये वाला मिलने वाला है। लेकिन कर्व क्योंकि गलत प्लॉट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है टेस्ट गलत हो गया है, तो उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, करेक्शन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछता है सीवीआर टेस्ट के बारे में तो याद रखिए करेक्शन वाला पार्ट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कर्व बनता है सीवीआर टेस्ट का। आप लैब टेस्ट अगर आप अपने कॉलेजेस वगैरह में करते हैं तो हमेशा कर्व बनवाया जाता है, और कर्व अक्सर गलत निकल करके आता है क्योंकि आप टेस्ट को उतना एक्यूरेट करते नहीं हैं। तो हमेशा ये करेक्शन जो है, जब भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन लिखिए, प्रोसीजर में 2-1 स्टेप आप कम लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप बताइए कि लोड पेनिट्रेशन कर्व में करेक्शन क्या अप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद टेस्ट लोड जो है 2.5 mm 5 mm का, ये हम लोग निकाल लेते हैं और सीबीआर वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है, यहाँ समझिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसको ले लीजिए VVI, ये याद होना चाहिए। अगर आपको पूछा है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट या कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये क्या है, डेटा है आपका। अभी तक क्या था, थ्योरी पढ़ रहे थे। सीबीआर वैल्यूज आर यूजुअली कैलकुलेटेड फॉर पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm एंड 5 mm। बाकी सारा चार्ट बनाने के काम आता है, स्लोप देखने के काम आता है। जनरली द सीबीआर वैल्यू ऑफ 2.5 mm विल बी ग्रेटर, जो हम आपको बताए, देन दैट एट 5 mm। 5 mm पे जो लोड लगा उससे ज़्यादा 2.5 mm पे जो लोड लगेगा वो ज़्यादा निकल के आता है जनरली। एंड इन सच केस द फॉर्मर, जो कि 2.5 mm आपका सीबीआर वैल्यू पे ज़्यादा निकल के आता है, उसी को हम लोग चूज़ करते हैं।
लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2.5 mm वाले से ज़्यादा 5 mm वाले का निकल के आ जाए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग टेस्ट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अगर रिपीट करने के बाद फिर से यही निकल करके आता है कि 5 वाला जो है वो ग्रेटर है 2.5 से, टेस्ट रिपीट कर दिए फिर भी सेम चीज़ आ रहा है, इसका मतलब है कि क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब एक बार डाउट क्रिएट करेंगे अपने मन में कि हो सकता है गलती हो गया हो, अगर फिर भी दोबारा टेस्ट ठीक से किया फिर भी वही आ रहा है तो मान लेंगे कि 5 mm वाले में इस सॉइल में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। अब ये जो CBR का वैल्यू आता है ये आपको 20-30% से ज़्यादा आता नहीं है। बहुत अच्छा कोई सॉइल है, ग्रेवल है, सबसे आइडियल कंडीशन का है तो 30% आएगा, अदरवाइज उससे कम आएगा। अब IRC कहता है कि 8% से कम वाला तो लेना ही नहीं है, वो जगह पे तो हाईवे ही नहीं बनाना है, वो सबसे फालतू कंडीशन का सॉइल है। तो 0 to 8% जो सॉइल का CBR रहता है वो क्या होगा, पुअर माना जाएगा। उसका सबग्रेड स्ट्रेंथ जो है, जो मिट्टी का ताकत है, वो बहुत पुअर माना जाएगा, उसके ऊपर हाईवे नहीं बनेगा IRC के अकॉर्डिंग। 8 से 15 तक के वैल्यू को नॉर्मल बोला जाता है। मिनिमम 8 है, मतलब 8 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। अब 9 रहेगा तो आप बोलेंगे ठीक है, थोड़ा पुअर से अच्छा है, मॉडरेट है, मीडियम है, वही चीज़ हो गया नॉर्मल। और अगर 15 से ज़्यादा है तो 15 से 30 तक का वैल्यू है तो सबसे बेस्ट है, गुड कंडीशन हो गया। अब इसके बीच में भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, फिलहाल ये ब्रॉड क्राइटेरिया है कि 0 to 8, 8 to 16 याद रख लीजिए ऐसे करके, और 16 to 30 इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली 15 ही लिखना है, याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट बताएं कि 0 to 8, 8 to 16, 16 से 24 होता है, 30 याद रख लीजिए वैसे करके। ये है आपको इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद होना चाहिए। तो छोटा सा टेस्ट है ये, कोई बहुत रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, कोई बहुत डिफिकल्टी चीज़ है नहीं। कर्व समझ में आना चाहिए कैसे प्लॉट हुआ, कर्व आप एक एक करके पेनिट्रेशन लेते चले गए और पेनिट्रेशन के हिसाब से आप वैल्यू यहाँ पे ग्राफ में पुट करते चले गए। अब ग्राफ वगैरह तो हम लोग बचपन से अपने मैथमेटिक्स में बनाए हुए हैं, तो हम लोगों को पता है कि सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने में कन्वेक्सिटी अपवर्ड होना चाहिए और कनकेविटी डाउनवर्ड होना चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट लाइंस है। इन सारे का कलर हम नोट्स जब देंगे आपको तो चेंज कर देंगे। अभी जो क्योंकि हम सिर्फ टाइप किए हुए हैं, जब नोट्स देंगे तो हम की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं, तो की पॉइंट जो है वो हम लोगों का ये सारा चीज़ को हम हाईलाइट कर देंगे। क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या याद रखना है इसमें से, वो आपको सारे चीज़ों को हम हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का ये CBR टेस्ट वाला भी जो पार्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता है। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, सारी चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे, वहाँ पूरा प्रोसीजर नहीं डिस्कस करके यहाँ प्रोसीजर डिस्कस कर दिए। छोटा छोटा 2 लेक्चर रख दिए, बहुत ज़्यादा आपको भी ट्रबल नहीं लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का CBR टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट एक टॉपिक जो इस यूनिट में रह जाता है वो है आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन। क्या होता है सॉइल स्टेबलाइजेशन, कि सॉइल को हम लोग, जैसे आप मान लीजिए कि कहीं पे आप हाईवे बनाना बहुत ज़रूरी है, कोई आप पहाड़ पे गए, अब वहाँ पे आपको 2 सिटीज़ को कनेक्ट करना है, अब वो पहाड़ पे आपको हाईवे बनाना है। अब आपका, क्योंकि आप एक्सकेवेशन पहाड़ पे बहुत लिमिटेड जगह पे कर सकते हैं, अब जहाँ एक्सकेवेशन पॉसिबल है वहाँ तो आप कर दिए, लेकिन अब वहाँ का आप जब टेस्ट कर रहे हैं तो पता चल रहा है सॉइल पुअर क्वालिटी का है। तो जब आप प्लेन ग्राउंड पे रहते हैं तो वहाँ तो आपका एक जगह पे नहीं फाइनल हुआ, आप दूसरे जगह से टेस्ट कर लेंगे, दूसरा एक रूट डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि आपके पास पूरा ज़मीन ही ज़मीन है। आप गवर्नमेंट या तो ज़मीन अपना पे बना लेगी या तो एक्वायर कर लेगी और पैसे दे देगी जो लैंड ओनर्स होंगे उनको। लेकिन पहाड़ पे ये रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि वहाँ पे आप बहुत कम जगह होता है, तो वहाँ अगर सॉइल का स्ट्रेंथ पुअर है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सॉइल को स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे सॉइल को स्ट्रेंथ, हम आपको पहले एक जगह पे फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम आपको लिखाए थे इसके बारे में, एडमिक्सचर्स के बारे में, खैर अभी इसमें नहीं भी होगा मे बी, तो हम आपको जहाँ पे भी फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ाए थे हम आपको बताए थे एडमिक्सचर्स। वो एडमिक्सचर्स जो हैं वो अब अपना रोल प्ले करते हैं आपको सॉइल के स्टेबलाइजेशन में। ये एडमिक्सचर्स हम लोग, ये जो फैक्टर्स पढ़े थे किसके लिए पढ़े थे, लैब टेस्ट के लिए पढ़े थे। तो लैब टेस्ट में हम लोग जो एडमिक्सचर डालते हैं प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए या वाटर को क्विकली अब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो तो हम लोगों का एक सैंपल हम लोग एक बनाते हैं एक्चुअल कंडीशन के जैसा। लेकिन एक्चुअल में अगर सॉइल का CBR कम आ गया, पहाड़ पे जब आप गए, आप एक्सकेवेशन किए और CBR का वैल्यू कम आ गया, तो अल्टीमेटली अब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सॉइल को स्ट्रेंथ तो करना ही पड़ेगा ना। तो लैब टेस्ट किया जाता है एडमिक्सचर्स को डाल करके। लैब टेस्ट किए, आप देखें कि हाँ CBR वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि वही एडमिक्सचर साइट पे आप जाकर के यूज़ कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा जो मैनुअल तरीका है, मैकेनिकल तरीका, कि रोड रोलर वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे, ज़्यादा पानी गिराएंगे, ज़्यादा रोड रोलर चलाएंगे, बहुत दिन तक चलाएंगे, तो उससे भी हम लोगों का एक कॉम्पैक्शन से भी क्या होगा, गामा D बढ़ेगा।
तो सॉइल को स्टेबलाइज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे, और वही एक क्लास में ही आपका वो सारा थ्योरी जो है ब्रॉडली समझाना है। बहुत डिटेल जाना नहीं है कि कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे, उससे क्या प्रॉपर्टी होगा, बढ़ेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, इतना नहीं जाना है। ब्रॉडली जानना है सॉइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, करना ज़रूरी क्यों है, नेसेसिटी क्या है, और किस तरीके से किया जा सकता है। उसके जो 4 तरीके हैं उसको एक ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि एग्जाम में अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है सॉइल स्टेबलाइजेशन से, तो कहने को बहुत फालतू टॉपिक है, लेकिन आपको अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको लिखना क्या है, इसके लिए हम आपको अगले वाले क्लास में सॉइल स्टेबलाइजेशन डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों का ये कंप्लीट जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो क्विज़ वगैरह जो आपके क्वेश्चंस ऐड होते हैं, फिर वो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में ऐड कर दिए जाएंगे। आप उसको टेस्ट लीजिए, एक यूनिट का आप एमसीक्यू हर यूनिट के एंड पे देख लेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन है। ऑनेस्टली उस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एग्जाम की तरह से, आप उसमें कितना मार्क्स ले आते हैं वो आपको बता देगा कि इस यूनिट की तैयारी कितनी अच्छी है आपकी। ठीक है, तो आज वाले क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं सीबीआर टेस्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।